नमस्कार। फर्स्ट रैंक यूट्यूब चैनल पर मैं बीएल रेवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट रैंक यूट्यूब चैनल पर आज से एक नई शुरुआत उन प्रतियोगियों के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं उन सब में रीट के लिए बाल विकास, सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो बेस्ट सेलर बुक के रूप में विख्यात है। हमारा ये प्रयास है कि हम इन लोकप्रिय पुस्तकों को आप तक बहुत ही सहज सरल वे के अंदर आप तक इन पुस्तकों को पहुंचाए। बहुत सारे जो प्रतियोगी हैं उन्हें शिकायत होती है कि मनोविज्ञान, बाल विकास जैसे विषय हैं उनमें जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उन्हें हमें समझने में तकलीफ होती है, हम समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं। यह हमारा प्रयास उसी कठिनाई को दूर करने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप फर्स्ट रैंक यूट्यूब चैनल के साथ आप अपनी परीक्षा तक जुड़े रहते हो तो आप निश्चित रूप से बाल विकास और टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है उसमें अपने आप को मेरिट में पाओगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शुरुआत जो हम आपकी इसमें कर रहे हैं वो प्रत्येक टॉपिक के जो प्रतियोगी परीक्षा में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की व्याख्या के साथ में हम शुरुआत करेंगे। इसका मकसद है कि जब हम बाल विकास के परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जब हम उन्हें हल करेंगे तो उसमें बहुत सारी विषय वस्तु एक साथ आगे बढ़ती है। टॉपिक वाइज चलाने से चीजें लंबी खींची चली जाएगी, हम एक निश्चित समय में वो कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत में हमने प्रश्नों के माध्यम से इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उसमें तमाम तरह के प्रश्न शामिल है जिसमें पूरी विषय वस्तु है वो समाहित होगी। और आज का जो वीडियो है वो उसी के लिए समर्पित है। रीट, सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट सभी के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है वो है अभिवृद्धि और विकास। उन्हीं से जुड़ा एक प्रश्न है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया है और आपके आरटेट के अंदर भी ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न की भाषा देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बिंदु दिया है वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। यह बात सही है कि शरीर के अंगों में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। शरीर के अंगों के अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होता है हम उसे विकास कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। वृद्धि के अंदर शरीर के अंगों में, शरीर के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, वहीं पर विकास जो है उसके अंदर शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसका अर्थ यह होता है कि शरीर के जो अंग हैं वो काम कैसे करते हैं, वो क्रिया कैसे करते हैं, यह तो आएगा विकास में। और शरीर के अंगों में बढ़ोतरी किस प्रकार हो रही है, संरचना में परिवर्तन कैसे हो रहा है, वो आएगा आपका वृद्धि में। यह कथन सत्य है। दूसरा बिंदु आया वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। देखिए, जब बच्चा मां की गर्भावस्था में पलना शुरू करता है उस समय वो इतना होता है और 9 माह के बाद में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका जो आकार होता है वो होता है 20 इंच लंबा होता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद में जब बालक अपना शरीर को पूर्ण प्राप्त कर लेता है वो होती है उसकी परिपक्व अवस्था। लगभग 18 साल के लगभग एक बालक है वो अपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर लेता है। एक बालक जो मां की गर्भावस्था के अंदर इतने के आकार के बराबर पलना शुरू करता है वो बालक 18 वर्ष तक होते होते अपने पूरे शरीर को प्राप्त कर लेता है, अपनी पूरी हाइट प्राप्त कर लेता है। उसके शरीर की संरचना के अंगों के अंदर पूर्ण बढ़ोतरी हो जाती है। 18 वर्ष के बाद में 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक इंसान के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि हमारा जो शरीर है वो यथावत रहता है।
यथावत रहता है। जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक शरीर के अंग में जो बढ़ोतरी होती है वो धनात्मक होती है। 18 से लेकर के 45 तक शरीर यथावत रहता है, यानी उसके अंदर वृद्धि नहीं होती। वृद्धि है वो 18 साल 19 साल तक जाकर के रुक जाती है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। तीसरा बिंदु आया वृद्धि और विकास की प्रक्रिया। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। इस बात का मतलब यह है कि जो वृद्धि है वो शरीर के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन है और जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है। तो हम आपको अगर उसके आरेख में समझना चाहे तो आरेख के रूप में हम इसे विकास कहेंगे, और इस विकास का एक छोटा सा हिस्सा है आपका वृद्धि। तो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है, यह कथन सत्य है। और विकास सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया यह कथन भी सत्य है। विकास सतत प्रक्रिया कैसे है? जैसे 18 वर्ष तक शरीर के अंगों में और उसके अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो हमें आसानी से नजर आते हैं, लेकिन 18 वर्ष के बाद में भले ही शारीरिक विकास रुक जाता हो, यानी वृद्धि भले ही रुक जाती हो, लेकिन उस बालक का संवेगात्मक विकास, उस बालक का नैतिक विकास, उसका सामाजिक विकास अब भी जारी है। विकास व्यक्ति की मृत्यु तक जारी रहता है, इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया। तो इस प्रश्न के अंदर 2 नंबर का जो कथन है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। हमने अभी भी बात की है कि हमारे जो शरीर है, जब मां की गर्भावस्था में इतना पलना शुरू करते हैं, जब जन्म के समय पर उसकी लंबाई है वो 20 इंच हो जाती है, और उस जन्म के समय पर बालक के शरीर का जो भार होता है वो लगभग 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड। 4 महीने के बाद में बालक का जो वजन होता है, 4 महीने के बाद में बालक का वजन है वो 14 पाउंड हो जाता है। शरीर के अंग के अंदर ये जो परिवर्तन हो रहा है ये मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। बालक की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, बालक के वजन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी जो प्रक्रिया है हम उसे वृद्धि कहते हैं, हम उसे ग्रोथ कहते हैं। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ विकास। तो विकास है वो क्या है? मात्रात्मक नहीं है, वो गुणात्मक व्यक्तिगत क्षमता है। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ परिपक्वता। हमें इसके अर्थ को भी समझना चाहिए। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता है शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों में, हमारे शरीर के अंदर उम्र के निश्चित पड़ाव पर जो बिना हमारे प्रयासों के जो परिवर्तन होते हैं हम उन्हें परिपक्वता कहते हैं, हम उसे मैच्योरिटी कहते हैं। इसका राइट आंसर वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर प्रश्न है ये जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? पहला बिंदु आया है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। क्या विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी जो विकास है इसके विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न एंगल होते हैं। शारीरिक विकास एक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक ये भी एक क्षेत्र है, भावनात्मक संवेगों का डेवलपमेंट भी एक क्षेत्र है, और आपका सामाजिक डेवलपमेंट भी एक विकास का ही आयाम है। तो यहां पर बिंदु दिया है कि ये जो चीजें हैं ये आपस में कहां तक संबंधित है विकास प्रक्रिया से। तो अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। यह आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। अरिस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस बात का मतलब यह है कि जो शारीरिक विकास होता है वो आपके बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो विकास का एक क्षेत्र दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसलिए पहला जो कथन है वो सत्य नहीं है। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, यह कथन आपका सत्य है। एक एकीकृत का मतलब यह होता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, शरीर के विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं,
यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, ये विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इनका ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या है, ये एकीकृत हैं। और इसकी वजह से बालक का एक संपूर्ण समग्र रूप से डेवलपमेंट होता है। जैसे शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास समग्र है, संज्ञानात्मक विकास अपने आप में समग्र होता है, भावनात्मक विकास समग्र होता है, सामाजिक विकास जो है वो अपने आप में भी समग्र है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है। आप यूं कह सकते हो कि मान लीजिए कि इंसान का जो शरीर है, इस शरीर के बलबूते पर ही और ये विकास के अलग अलग क्षेत्र है वो विकास को प्राप्त होते हैं। अगर मान लीजिए कि शरीर नहीं है तो क्या ये डेवलपमेंट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हो क्या है, ये एकीकृत है, ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन शारीरिक विकास अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए इसका नाम बोला गया है समग्र। संज्ञानात्मक विकास अपने आप में एक अलग भी होता है, यानी संज्ञानात्मक जो विकास है उसको आप एक सामान्य शब्दों में समझ सकते हो कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास है, एक व्यक्ति की तर्क शक्ति है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, समस्या समाधान करने की जो योग्यता है, ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। शरीर के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है, शारीरिक विकास आ रहा है। भावनात्मक विकास, अपने संवेगों को नियंत्रित करना और दूसरे के आवेगों को नियंत्रित करना, उन्हें संतुलित करना और अपने मनमाफिक दिशा के अंदर आगे उन्हें अग्रसर करना, आपका भावनात्मक डेवलपमेंट है। सामाजिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय के ऊपर वो समाज निरपेक्ष होता है और धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आता है और उस बालक का एक संपर्क में आने से और धीरे धीरे एक सामाजिक विकास होने लगता है। विकास के सभी क्षेत्र अपने आप में समग्र है और अलग अलग है, लेकिन ये एकीकृत भी है, आपस में कनेक्टेड भी है, इसलिए यह आंसर सही होगा। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ये जो अभी फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लगा है उस एग्जाम के अंदर 3-4 पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है और ये रीट के अंदर भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है। यहां पर जो प्रश्न है ये रीट का प्रश्न ही वो लिया गया है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका जो सामान्य सा अर्थ है वो है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है। और यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की ओर होगा। इसको और थोड़ा सा विस्तार रूप में अपन समझते हैं। बच्चा जब मां की गर्भावस्था में पलना शुरू करता है उस समय पर सबसे पहले उसका ब्रेन बनता है, उसका दिमाग बनता है। तो 3 महीने के होने के बाद में जब मां सोनोग्राफी कराने जाती है उस समय पर जो इमेज आती है, जो तस्वीर आती है, जो सोनोग्राफी आती है, उसके अंदर इस प्रकार की सी आपको आकृति मिलेगी और इस आकृति के अंदर जो ऊपर का हिस्सा है ये मस्तिष्क है, सिर है। आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि हमारा जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट पहले होता है। 9 महीने के बाद में बच्चे ने जन्म ले लिया। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय पर भी उसका जो मस्तिष्क है वो शरीर के अन्य अंगों की तुलना में बड़ा होता है। उस समय उसका जो आकार होता है वो होता है 1:4। 1 भाग उसका मस्तिष्क और शरीर के जो शरीर का अन्य जो हिस्से है वो 4 भाग। तो इसकी तुलना में मस्तिष्क है वो बड़ा है। जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है किशोरावस्था में आते आते ये 1:8 का हो जाता है। यहां पर मैं बात यह समझाना चाहता हूं कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट सबसे पहले ब्रेन का, मस्तिष्क का हो गया, फिर विकास है वो ऊपर से नीचे के क्रम में आता है। तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में विकास नीचे आएगा, आपकी आंखों का डेवलपमेंट होगा। आंख है वो आप पे एक बालक का जन्म लेने के बाद में और बालक 42 दिन का होने के ऊपर है और एक जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है या किसी व्यक्ति के प्रति टकटकी दृष्टि से देख सकता है, यानी उसकी दृष्टि का जो डेवलपमेंट है वो बालक का 42 दिनों के बाद में होता है। यानी विकास मस्तिष्क में था, नीचे आ रहा है, आंखों तक आ गया। जब बालक 3 महीने का हो जाता है तो उस बालक के जबड़े वगैरह बनते हैं,
3 महीने का बालक होने के बाद में वो समाज के साथ में पहला अपना सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। समाज के साथ में उस बालक का, जो इस धरती पर नया पैदा हुआ है, जो नया है, उसका पहला संपर्क 3 महीने का होने पर होता है। कैसे? क्योंकि उसके जबड़े बन गए, इसलिए शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव आएगा तो उसे आसानी से रीड किया जा सकेगा। तो बालक का डेवलपमेंट आंखों से होता हुआ फिर नीचे आया, जबड़े बन गए। इसके बाद में विकास अब भी जारी है, विकास अब नीचे आएगा। बाद में बालक की जो डेवलपमेंट है वो गर्दन में आएगा। लगभग बालक जब 4 महीने का हो जाता है तो बालक है वो चारपाई पर करवट लेना शुरू कर देता है। करवट बालक तब लेता है जब उसकी रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे विकास है वो नीचे के क्रम में आता है। आप इसको इस दृष्टि से समझ सकते हो, ऊपर से नीचे के क्रम में आएगा। जब रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट हो जाता है तो बालक करवट लेने लगता है। साथ साथ में यहां पर जब यहां तक आ जाता है तो बालक का डेवलपमेंट मध्य से बाहर की तरफ भी होता है, हाथों की तरफ भी विकास जारी है। और नीचे के क्रम में यहां पर 2 भागों में दोनों पैरों की दिशा में नीचे बढ़ेगा। अंत के अंदर पैरों की अंगुलियों का और हाथों की अंगुलियों का डेवलपमेंट होता है। इसलिए यहां पर जो आपका राइट आंसर है वह सिर से पैर की ओर। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की जो प्रगति है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एक बालक है वो अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है। पूरी हथेली, किसी भी चीज को जब वो पकड़ता है तो पूरा हाथ सा लगाता है। आगे चल करके बालक है वो अपनी अंगुली और अंगूठे से भी वस्तु को पकड़ पाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक तो बालक का डेवलपमेंट होता है वो ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। ऊपर से नीचे के क्रम में जो होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल इसको बोलते हैं मस्तक का 2 मुखी, मस्तिष्क से नीचे के क्रम में। लेकिन मैंने साथ साथ में आपको अभी यह भी बात बताई है, इसको मान लीजिए कि यह बच्चा है और यह डेवलपमेंट ऊपर से नीचे के क्रम में आ रहा है। इसी समय पर डेवलपमेंट है वो मध्य से बाहर की तरफ भी जाएगा, मध्य से बाहर की तरफ। तो मध्य से जो बाहर की तरफ जाता है उसका नाम है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति आप इसको यूं समझ सकते हो कि एक दिशा में तो विकास ऊपर से नीचे के क्रम में नीचे चल रहा है और अंत में यहां पर पैरों की अंगुलियों तक पहुंचता है और मध्य से बाहर की तरफ भी जाता है। मध्य से जो बाहर की तरफ जाता है उसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। और जो ऊपर से नीचे के क्रम में डेवलपमेंट होता है उसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं सेफेलोकोडल। ये परीक्षा के अंदर ज्यादातर ये जो मेडिकल साइंस के शब्द आ जाते हैं तो आपको ये याद करना है कि सेफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पैरों की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति का अर्थ होता है मध्य से बाहर की ओर। तो यहां पर इस विकास को आप किस नाम से जानोगे? प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति मध्य से बाहर की ओर होती है। इसके साथ साथ में यहां पर एक शब्द दिया हुआ व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, यह कथन भी महत्वपूर्ण है। यह प्रोक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि विकास मध्य से बाहर की ओर होता है। तो यहां पर भी ये चीजें नजर आती है कि विकास आते आते आपकी अंगुलियों तक आ गया है, यह बात सत्य है। लेकिन यहां पर जो तीसरे जो बिंदु है उसको समझिएगा कि व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। इस बात का मतलब यह है, व्यापक का मतलब होता है, व्यापक का अर्थ होता है संपूर्णता, समग्रता से है यहां पर। तो बालक जो पहले है वो वस्तु को पकड़ना सीखता है, तो पकड़ना अपने आप में व्यापक है, पूरी हथेली का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आगे चल करके वो पर्टिकुलर अंग से वस्तु को पकड़ पाता है। यह विभिन्नता है, यह विशिष्टता है। आपको ध्यान होगा कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है। तो समग्रता यहां पर व्यापक है और विभेदीकरण है वो यहां पर विशिष्ट है कि बालक पहले पकड़ना सीखता है शरीर के पूरे अंग से, यह व्यापकता है। फिर क्या करता है कि वो पर्टिकुलर अंग से पकड़ना शुरू करता है, यह आपका उसका विभेदीकरण है और यह विशिष्ट कार्रवाई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3,
नंबर 3। आंसर इसका 3 नंबर होगा, व्यापक से विशिष्ट। क्यों? क्योंकि पहले उसने हथेली का उपयोग किया, तो हथेली संपूर्ण पकड़ना है, यह व्यापक है। उसके बाद में वो अंगुली चलाना सीखा। तो आप ध्यान देना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अंगुली वगैरह से वस्तु को नहीं पकड़ते, बल्कि उसका पूरा हाथ काम करता है। जैसे किसी चीज को पकड़ना है तो उसका हाथ इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से आएगा। अंगुलियां वगैरह है वो सबसे अंत में काम करना शुरू करती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पैरों की अंगुलियां सबसे अंत में काम करना शुरू करती है। शुरू में जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो पूरा का पूरा पैर रखता है, और जब बालक दौड़ना शुरू करता है, इसका मतलब बालक की पैर की अंगुलियां काम करने लगी, यानी विकास पैरों की अंगुलियों तक पहुंच गया। उसी प्रकार का ये एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है। इस बात का मतलब यह है कि विकास है वो पूर्वानुमेय का मतलब है, क्या विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या यह अर्थ है इसका? यस, विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे एक बच्चा है, मां की गर्भावस्था में पल रहा है, सोनोग्राफी की, डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, बालक के शरीर के अंग का विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कह दिया कि बालक का गर्भावस्था के दरमियान डेवलपमेंट नहीं हुआ है, निश्चित रूप से बालक विकलांग पैदा होगा। तो यह विकास के बारे में भविष्यवाणी है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, यह सत्य कथन है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस लाइन का अर्थ होता है, इस सिद्धांत का जो अर्थ है वो यह है कि प्रारंभ के अंदर बालक का जो डेवलपमेंट होगा ना, वो सामान्य होगा। ये सामान्य होगा। सामान्य का मतलब ये होता है, जैसे बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके शरीर है वो व्यवस्थित नहीं है। आप ये चाहते हो कि बालक का हाथ यहां पर रहे, पैर यहां पर रहे, और क्या वो अपने आप से उन हाथों को, पैरों को वहां पर रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। उसके शरीर के अंगों के द्वारा जितनी भी कार्रवाई होंगी वो सामान्य कार्रवाई होंगी। जैसे वो बच्चा मान लीजिए बोल रहा है, तो शुरू के अंदर उसके अंदर आवाज आती है गी गी गी, तो ये एक आवाज जो है ये सामान्य है। लेकिन आगे चल करके ये गी गी की जो आवाज है, यही आगे चल करके माँ, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी बनती है। ये विशिष्ट है। जब दादा, दादी, नाना, नानी बोलता है ये विशिष्ट है, और जब वो आवाज निकालता है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे वो सामान्य है। लेकिन वो बोलना है, शुरू में सामान्य और बाद में विशिष्ट बनता है। इसी प्रकार से बालक चलना शुरू करता है तो उसकी चलने की जो कार्यवाही है वो सामान्य है। एक ही निश्चित दिशा में निश्चित तरीके से वो बालक नहीं चल सकता। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता है, वो विकास को प्राप्त होता है, तो निश्चित तरीके से, निश्चित एंगल से वो बालक चलता है और उसका शरीर पर बेहतरीन तरीके का नियंत्रण होता है। तो बालक का जो डेवलपमेंट होगा वो सामान्य से विशिष्ट के क्रम में होगा। यह कथन सत्य है। यह कथन भी सत्य है, पहला कथन भी सत्य है। और चौथा देखिएगा, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। बालक के गर्भावस्था में पढ़ना शुरू करता है, उससे लेकर के मरने तक उसका जो डेवलपमेंट है वो जारी रहता है। हाँ, शारीरिक जो विकास है, जो वृद्धि है, वो 18 वर्ष तक होगी, लेकिन उसका जो सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, निर्णय लेने की योग्यता है, वो अब भी जारी रहती है। इसलिए फिर आगे जो चौथा है, विकास रेखी होता है। रेखी का मतलब यह है विकास इस तरीके से नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकास रेखी होता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन रेखीय है, क्योंकि बालक का जो डेवलपमेंट है वो रेखीय नहीं होता। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। यह निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इस विचार का संबंध निरंतरता के सिद्धांत से है। इसमें आप दूसरा भी देख सकते हो, जैसे एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके अंदर जो एक समन्वय है, जो उनके अंदर एक एकीकरण जो है वो भी होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो एकीकृत रूप में होता है। लेकिन इस बात का अर्थ नहीं होता आया अंतः संबंध का सिद्धांत। इस बात का मतलब यह है कि जो शारीरिक विकास है
और हमारा जो बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, ये अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जिस बच्चे का शारीरिक विकास बेहतरीन होता है, ऐसा माना जाता है कि उसके विकास के जो अन्य क्षेत्र हैं वो भी उतने मजबूत होंगे। अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत यानी ये आपस में इनके अंदर अंतः क्रिया होती है और निश्चित रूप से विकास का एक क्षेत्र दूसरे को प्रभावित भी करता है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, विद्वान हुए आपके रोस महोदय। रोस महोदय ने कहा है कि यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है, यह 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का काल माना जाता है और इसे मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था में देखिएगा आप, शेषवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल इंसान के शरीर में जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है अनुपात में, वो शेषवावस्था में होती है। आपको उदाहरण बताता हूं इसका। जैसे बालक ने जन्म लिया, जन्म के समय पर बालक का जो वजन है, जन्म के समय पर जो वजन है, वो वजन है आपका 7 पाउंड। और 4 माह के बाद में बालक का वजन हो जाता है 14 पाउंड। और 12 महीने का जो बालक होता है, 12 माह का होने पर बच्चे का जो वजन होता है वो हो जाता है 21 पाउंड। यानी 7 पाउंड 4 ही महीने में 14 पाउंड हो गया। 100% बढ़ोतरी हो गई। इससे बेहतरीन बढ़ोतरी शरीर के हमारी जो विकास की किसी भी अवस्था में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है, शेषावस्था को छोड़ करके। हाँ, तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन इस अनुपात में नहीं हो सकता। यहां पर 100% बढ़ोतरी है। और फिर अगले 8 माह के बाद में 7 पाउंड और इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो जो तीव्र शारीरिक विकास होता है वो शेषावस्था में होता है। पहली विशेषता सत्य है। दूसरों पर निर्भरता, शेषावस्था का बच्चा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हर एक चीज के लिए दूसरों पर, अभिभावकों पर, माता पिता पर डिपेंड करता है। वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इंसान का बच्चा सबसे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो दुनिया को हिला देता है। तो दूसरों पर निर्भरता, यह विशेषता भी सत्य है। तीसरा बिंदु है नैतिकता का होना। जिस बच्चे में अभी बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, शारीरिक विकास भी इतना ज्यादा नहीं हो पाया है, तो हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो बालक उचित अनुचित, सही गलत का अंतर कर पाएगा। नैतिकता के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आपका बौद्धिक विकास बेहतरीन हो जाए। तो बालक का बौद्धिक विकास यहां पर इतना हो नहीं पाता है। कि दूसरा, उचित अनुचित के संदर्भ में, उचित अनुचित के संदर्भ में, गुड बैड के संदर्भ में यह डेवलपमेंट बालक के अंदर अभी आता नहीं है। इसलिए क्योंकि वो बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से इतना समृद्ध नहीं है कि इसके संदर्भ में निर्णय ले सके। इसलिए ये जो विशेषता है वो नहीं पाई जाती। इसलिए इसका उत्तर नैतिकता का होना ही होगा। मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल न्यूनमोन महोदय है जो, वो ये कहते हैं कि बालक है उसका जो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास है वो तीव्र गति के साथ में होता है आपके शेषावस्था के अंदर। तो मानसिक विकास तो तीव्र गति से होगा, शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, दूसरों पर निर्भरता होती है, ये भी सत्य है। नैतिकता का होना, ये विशेषता सही नहीं है। वेलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? विद्वान वेलेंटाइन ने और शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शेषावस्था को वो इसलिए कहा है कि आपने सुना होगा कि जो छोटा बालक होता है वो एक कोरा कागज होता है। उसका जो जीवन है, जीवन की जो उसकी यात्रा है, जीवन की जो उसकी स्लेट है, वो स्लेट कोरा कागज है। इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आप कोई अनुभव डालोगे, अनुभव आपका अच्छा हो सकता है, अनुभव कड़वा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन जिस भी तरह का तजुर्बा आप बच्चे को दोगे वो अनुभव अपनी यहां पर छाप छोड़ेगा। अगर आपने अच्छा अनुभव दिया है तो अच्छी छाप छोड़ेगा, अगर आपने नकारात्मक दिया है तो गलत छाप छोड़ेगा। लेकिन जो आप बच्चे को सिखलाओगे, जो भी आप बच्चे को अधिगम कराने का प्रयास करोगे, उसे अधिकतम अडॉप्ट कर लेगा। देखिए,
सीखने का विरोध करने के लिए जरूरी है कि उसके पास में बुद्धि हो और उसके अंदर अनुभव हो, क्योंकि शैशवावस्था के बच्चे के पास में अनुभवों की कमी है। यह इस धरती के लिए नया नया है, इसलिए जो कुछ भी उसे दिया जाता है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है, क्योंकि भगवान ने उसको इसी प्रकार की प्रतिभा दी है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि डेवलप होती जाती है वैसे वैसे वो तर्क वितर्क करता है, तो उसके अंदर वो बालक यह देखना शुरू कर देता है कि यह चीज तो मेरे लिए उचित है और यह चीज मेरे लिए उचित नहीं है। तो जो उचित नहीं है उसे नहीं सीखेगा, और जो इससे लगता है कि यस ये मेरे काम की है तो उस चीज को वो सीखता चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शैशवावस्था होगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के ये तो बुद्धि के भरे हुए हैं, ये तो एकदम से आप यूं कह सकते हो कि वो हर चीज के अंदर है, वो तर्क वितर्क करेंगे। तो जो तर्क वितर्क करेगा सीखने के नाम के ऊपर, वो आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श वही है जो आपके द्वारा दिए गए अनुभवों को अधिकतम स्वीकार कर ले, और वो शैशवावस्था का बच्चा करता है। इसके अंदर इसकी गलती नहीं है, उसके अंदर भगवान ने इसी प्रकार की प्रतिभा दी है, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास और उसके पास में अनुभव अभी नहीं आए हैं। इसलिए जो भी चीजें आप अनुभव दे रहे हो उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। एक विद्वान हुए किलपेट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। एक विद्वान हुए स्टेनले हॉल ने भी प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान का काल कहा है आपकी किशोरावस्था को, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी होती है। इस अवस्था का जो किशोरावस्था का बालक है यह आपका 13 से लेकर के 18 साल का है। इस उम्र का जो लड़का होगा वह 10वीं में होगा, तो 10वीं में मेरिट आने की चुनौती। 12वीं के अंदर है तो 12वीं के अंदर भी घर वाले, स्कूल वाले कहते हैं कि बेटे मेरिट लेकर के आओ। तो इस बच्चे के ऊपर प्रेशर है, इस बच्चे के ऊपर दबाव है। जब इस प्रकार की जो उम्मीदें हैं स्कूल की, परिवार वालों की, माता पिता की, तो ये बच्चे के ऊपर तनाव लाती है। लेकिन यहां पर जो किलपेट्रिक महोदय है उन्होंने जीवन का सबसे कठिन काल कहा। स्टेनले हॉल के जो कोटेशन है उसको मैं कोट करूंगा यहां पर। स्टेनले हॉल ने आगे ये कहा कि ये तूफान की व्यवस्था है। तो तूफान की अवस्था इसलिए कहते हैं कि किशोरावस्था के अंदर बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है और उसका बुद्धि का विकास भी पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर किशोरावस्था का बालक है वो बेकाबू हो जाता है, वो अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने में उसे तकलीफ होती है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जनन संबंधी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इसलिए इसको तूफान की अवस्था कहते हैं। तूफान उसको कहते हैं जो बेकाबू हो। किशोरावस्था का बालक है इस अवस्था के अंदर बेकाबू हो जाता है अगर उसको बेहतरीन तरीके का निर्देशन नहीं मिला। और संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट काल है ये, यानी किशोरावस्था का जो बालक होता है उस बालक के अंदर जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन, और जो उसके शरीर की नीड है, बायोलॉजिकल जो नीड है वो, और जो समाज के रीति रिवाज हैं, उन दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता है। इसलिए उसको संघर्ष का काल भी कहा जाता है। राइट आंसर किशोरावस्था। शैशवावस्था की अवस्था है, शैशवावस्था की है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष है। यह भारतीय शैक्षणिक परिवेश के अंदर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक शैशवावस्था यह जन्म से लेकर के 5 वर्ष है। उसके बाद में बाल्यावस्था है। जो बाल्यावस्था है यह 6 से 12 वर्ष है। इसके बाद में किशोरावस्था है। किशोरावस्था है वो 13 से लेकर के 18 है। यह भारतीय शैक्षणिक परिवेश के अंदर यही काल माना गया है। दक्षिण जो एशियाई देश है या भारत के उपमहाद्वीप के जो देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, आपका जो बांग्लादेश है, श्रीलंका, वहां पर यही पैटर्न चलता है इन देशों के अंदर। जन्म से 5 वर्ष और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और आपका किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था है अभी हमने बात की 6 से लेकर के 12 वर्ष। किशोरावस्था 13 से 18। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने इस उम्र को 19 वर्ष तक बताया है। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है?
मानव जीवन का आधार। देखिए, बालक गर्भावस्था में है, बालक गर्भावस्था में है, गर्भावस्था, तो हम इसको नींव कह सकते हैं। ये नींव का काल है, ये नींव का काल है। जो शेषावस्था होती है, शेषावस्था, शेषावस्था का मतलब बालक ने जन्म ले लिया, और यहां पर जीवन के अकॉर्डिंग आप उसको आधार कहोगे। आधार यानी गर्भावस्था से बाहर आ गया है, तो यहां पर आधार है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि बालक की जो जीवन यात्रा शुरू हो गई, और इस जीवन यात्रा के ऊपर यानी शेषावस्था जो है, जो शेषावस्था है, उसको अगर अपन बेहतरीन तरीके से, ठीक तरीके से उसका देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, तो इस शेषावस्था के ऊपर बेहतरीन तरीके का भवन बनेगा, उसका बेहतरीन तरीके का निर्माण होगा। तो निर्माण काल है वो आपकी बाल्यावस्था के लिए काम आएगा, उसके अंदर निर्माण हो रहा है। और किशोरावस्था के अंदर इसकी फिनिशिंग होती है। जो जीवन रूपी मीनार है, अगर बाल विकास को हम गर्भावस्था, और अगर हम शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर अगर बांटे, तो गर्भावस्था है वो नींव का काल है, नींव पड़ती है इसमें, और शेषावस्था के अंदर उस बालक का जन्म हो जाता है। इसके बाद में ये निर्माण काल होता है आपका बाल्यावस्था। और किशोरावस्था के अंदर विकास के जितने भी क्षेत्र है, संज्ञानात्मक है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास, उनकी एक फिनिशिंग होती है। तो यहां पर जीवन का जो आधार माना गया है वो शेषावस्था को माना गया है। मानव विकास में सबसे अधिक शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेषावस्था। जो न्यूमैन महोदय हैं, उनका यह कहना है कि बालक का जो शेषावस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। हमने वैलेंटाइन का भी कथन पढ़ा था। वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल है। इसका मतलब है जब ब्रेन ग्रहण करेगा तभी आप सीखेगा। इसके साथ साथ में हमने शारीरिक विकास के बारे में बात की थी कि बालक का शेषावस्था के अंदर जो शारीरिक विकास होता है वो कितनी तीव्र गति के साथ में होता है। यानी प्रारंभ के 4 महीने के अंदर ही उसका जो वजन है वो 100% है, वो बढ़ोतरी हो जाती है। फिर अगले 8 महीने के अंदर फिर 7 पॉइंट की उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। तो बालक का बहुत तीव्र गति के साथ में उसका विकास होता है, शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास। देखिए, शेषावस्था के अंदर ही ये शारीरिक विकास तीव्र गति से क्यों होता है, ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आता होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो बालक होता है, 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो शारीरिक गतिविधि कम करता है। प्रारंभ के जो 4 माह होते हैं उनमें तो बालक सिर्फ चारपाई पर लेटा रहता है, उसके शरीर के अंग भी ठीक तरीके से हरकत नहीं करते। तो जो मां का दुग्ध पान करता है उसकी वजह से उसके शरीर के अंगों में बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है, क्योंकि एनर्जी कहीं पर खर्ची नहीं हो रही है। 2 साल के बाद में बालक जब शारीरिक गतिविधि ज्यादा करने लगता है तो उसका वजन उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता। तो 2 से लेकर के 11 साल तक उसका शारीरिक विकास मंद होता है। 11 साल के बाद में आप सभी को पता है कि एक अवस्था आती है वयस्संधि अवस्था आती है, जो 11 से लेकर के 13 साल लड़की के लिए और लड़के के लिए 13 से लेकर के और 15 वर्ष। इस अवस्था के अंदर शारीरिक विकास एक बार तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के अंदर जनन संबंधी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से यह बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है। इसलिए तो यहां पर इस चीज को समझिएगा कि सबसे ज्यादा शरीर में बढ़ोतरी और सबसे ज्यादा मस्तिष्क में जो बढ़ोतरी होती है वो शेषावस्था में होती है। परिवर्तन किशोरावस्था में भी होती है, लेकिन उतने नहीं होती, तीव्र गति से बढ़ोतरी नहीं होती जितनी आपकी शेषावस्था में होती है। 2 साल के बाद में शारीरिक गतिविधि बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो भी खान पान करता है उससे जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा शारीरिक एक्टिविटी में खर्च हो जाती है। जबकि 2 साल तक बालक है उसके अंदर शारीरिक एक्टिविटी कम करता है, उस वजह से वो बढ़ोतरी है वो तीव्र गति से होती है। उसकी जो एनर्जी है वो शारीरिक एक्टिविटी में खर्च नहीं होती। पूर्व बाल्यावस्था है। देखिए, कुछ विद्वानों ने बाल्यावस्था को अलग प्रकार से भी डिफाइन किया। उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष है उसको पूर्व बाल्यावस्था बताया है।
पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है, इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। यानी बच्चा इस अवस्था के अंदर खिलौनों के साथ में ठीक तरीके से तालमेल बिठा लेता है। खेल की अवस्था है वो आगे की आएगी, बाल्यावस्था आएगी। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल की है और 6 से लेकर के 12 साल है, उसको उत्तर बाल्यावस्था बताया गया। उत्तर बाल्यावस्था अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इसमें यह प्रश्न भी पूछा गया, पूर्व बाल्यावस्था का काल भी पूछा गया और उत्तर बाल्यावस्था का भी पूछा गया। तो कुछ विद्वान लोगों ने इनको इस तरीके से भी डिफाइन किया है। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। मैंने अभी भी बताया था, शेष अवस्था। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु पूर्व जो बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से लेकर के 6 वर्ष की है, इसे खिलौनों की अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो खिलौनों के साथ में खेल सकता है। और खिलौने भी विशेष करके जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जो टॉयज होते हैं उनके साथ में बेहतरीन तरीके से ये बालक खेल सकता है, क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं और उनको पकड़ने के अंदर, धक्का देने के अंदर उसके लिए आसानी होती है। जो खेल होते हैं, खेल की अवस्था बाल्यावस्था होगी, वो 6 से लेकर के 12 साल की जो अवस्था होती है, ये होती है खेल की अवस्था। खेल उसको कहते हैं जो खुले मैदान में खेला जाता हो, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह के जो गेम है उन्हें हम खेल कहेंगे। जबकि खिलौनों के साथ में खेलना, खिलौनों की आयु है ये 3 से 6 वर्ष। ये रीट में आ चुका। और खास बात देखिएगा, ये दोनों प्रश्न लगातार आए। ऊपर आ गया खिलौनों की आयु और इसके नीचे आ गया खेल की आयु। बहुत सारे मेरे मित्रों ने इतनी गलती की उसमें कि सर खेल और खिलौना एक नहीं, दोनों में फर्क है। खिलौने अलग चीज है और खेल अलग है। खेल खुले मैदान में खेला जाएगा, खुले आसमान नीचे खेला जाएगा, इसमें शारीरिक गतिविधि ज्यादा होती है। वहीं पर खिलौने हैं वो इंडोर गेम, इंडोर है। आप अपने घर के अंदर सॉफ्ट टॉयज के साथ में जो खेलते हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है खिलौने। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना? इसका जो राइट आंसर है वो है एडोलिसियर। आप सभी को जानकारी है कि बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान के जो शब्द हैं वो ज्यादातर लैटिन भाषा के शब्द हैं। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मूल रूप से जो भाषा है वो थी आपकी ग्रीक भाषा। ग्रीक एथेंस यूनान का इलाका है। एथेंस यूनान के लोगों का काफी वर्षों पहले पूरे यूरोप के अंदर उन लोगों का और प्रवास हुआ। इससे ग्रीक भाषा जानने वाले जो लोग हैं वो पूरे यूरोप में फैल गए। ग्रीक भाषा का एक साहित्यिक रूप है ये लैटिन भाषा। ग्रीक भाषा का साहित्यिक रूप है। ये निकली हुई आपकी इसी से, ग्रीक भाषा से निकली है। और ये दुनिया के अंदर पूरे यूरोप में बोली जाती है। और दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है जिसको लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं, वहां पर भी ये बोली जाती है लैटिन भाषा। ग्रीक भाषा का साहित्यिक रूप लैटिन भाषा है और मनोविज्ञान के ज्यादातर जो शब्द हैं वो उनकी उत्पत्ति इसी लैटिन भाषा से हुई है। एडोलेसियर इसका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? वैसे एक प्रारंभिक विद्यालय एक बालक के लिए उसकी माँ होती है, पाठशाला उसकी माता पिता होते हैं, उसका परिवार होता है जहां पर बालक है वो अपनी पहली भाषा सीखता है। लेकिन औपचारिक रूप से बालक जब विद्यालय जाना शुरू करता है तो उस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा गया है और ये आपकी बाल्यावस्था को कहा गया है। भारत के अंदर 5 साल के बाद की जो आयु है वो बाल्यावस्था है और इसका राइट आंसर यही होगा। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शिशुअवस्था है, डिफाइन कर चुका हूं। कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? यह महत्वपूर्ण है, यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? देखिए, यह विकास है और विकास का यह एक हिस्सा है वृद्धि।
वृद्धि। शरीर के अंगों के अंदर जो बढ़ोतरी होती है हम उसे वृद्धि कहते हैं, और शरीर के अंगों में जो बढ़ोतरी होती है यह शारीरिक विकास है। शरीर के इस अंगों में ही और ये डेवलपमेंट होते हैं। बालक का सामाजिक विकास होना हो, मानसिक विकास होना हो, नैतिक विकास होना हो, इस विकास के इन 3 विकासों के लिए शरीर का ढांचा अनिवार्य होता है। इसलिए वृद्धि और विकास के अंदर प्रथम जो चरण होगा वो शारीरिक विकास होगा, वो वृद्धि होगा, और इसी के अंदर सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास के डेवलपमेंट की संभावनाएं होती है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका शारीरिक विकास। कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? यह होती है अवस्था आपकी बाल्यावस्था। कारण मैंने आपको अभी भी बताया था कि जन्म से 2 वर्ष तक तीव्र होता है, तीव्र शारीरिक विकास है, तीव्र शारीरिक विकास है जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां वो कम करता है, शारीरिक गतिविधि कम करता है। इस वजह से दुग्ध पान से जो एनर्जी मिलती है उससे शरीर के अंगों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन 2 साल के बाद में बालक शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इस वजह से 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक बालक का शारीरिक विकास होता है वो मंद होता है। इसके बाद में 11 साल से लेकर के 13 साल की लड़की, 13 साल से लड़का से लेकर के 15 साल का लड़का, इनका जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो तीव्र होता है। और ये जो तीव्र शारीरिक विकास होता है उसके पीछे वजह होती है जनन संबंधी हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था के अंदर 11 से 13 साल की जो उम्र होती है उसमें जो लड़की है उसके अंदर मां बनने की योग्यता आ जाती है। जो लड़का है उसमें 13 से लेकर के 15 साल की उम्र के अंदर पिता बनने की क्षमता आ जाती है। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि 11 से 13 साल की उम्र के अंदर जो लड़कियां हैं उनके पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और 13 से 15 साल की उम्र के अंदर जो लड़के होते हैं उनमें स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। यहां पर एक और खास बात है, लड़की के अंदर यानी नेक्स्ट संतति को जन्म देने की योग्यता 11 से 13 साल के बीच में आ जाती है, और लड़के के अंदर पिता बनने की योग्यता 13 से 15 साल के अंदर आती है। यानी लड़की का शारीरिक विकास यानी वो लड़के से तीव्र होता है। तो वृद्धि और विकास का एक ये सिद्धांत भी है कि वृद्धि विकास के अंदर लिंग भेद पाया जाता है, विकास की दरों में लिंग भेद पाया जाता है। लड़की का विकास तीव्र गति से होता है लड़के की तुलना में। इसके बाद में तीव्र गति से आपका किशोरावस्था के अंदर, तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या हो गया? बाल्यावस्था हो गया। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो एक कोश है। ये एक कोश जो है वो निषेचित कोशिका है। देखिए माता की तरफ से अंडा, माता की तरफ से अंडा आता है फीमेल की तरफ से, और जो मेल है इसकी तरफ से आता है आपका स्पर्म। जब एक एग को और मेल के द्वारा, पिता के द्वारा जो स्पर्म है वो जब इसको भेदता है तो इसको बोलते हैं निषेचन, इसको बोलते हैं निषेचन। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि एक जो निषेचित कोशिका होती है, एक निषेचित कोशिका, उसी से मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का आरंभ गठित होता है। यही निषेचित कोशिका आगे चल करके इंसान का रूप लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक कोश। नवजात शिशु का भार होता है, यह होता है आपका 7 पाउंड होता है। और जब बच्चा मां की गर्भावस्था में पलना शुरू करता है उस समय उसका आकार यह होता है, और यह आकार है, यह एक निषेचित कोशिका है। यानी मां का जो एग है वो पिता के स्पर्म से फर्टाइल हुआ है, और ये आकार ये है। ये 9 माह के बाद में जब जन्म लेता है तो ये पलना शुरू करता है, उस आकार का 70 करोड़ गुना हो जाता है। इस आकार में पलना शुरू करता है, और जब वो जन्म लेता है तो अपने इस वजन का 70 करोड़ गुना हो जाता है वो। और शुरू के अंदर जब बालक पैदा होता है उस समय पर इसका वजन है वो 7 पाउंड होता है। यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिए कि 1 पाउंड इक्वल टू, ये जो अध्ययन हुए हैं ये विदेशों में ज्यादा अध्ययन हुए हैं, इसलिए ये जो इकाइयां हैं वो विदेशी इकाई है, ये ब्रिटेन की इकाई है, पाउंड वजन की इकाई है ये। तो 1 पाउंड इक्वल बराबर होता है 453 ग्राम होता है, 453 ग्राम। इसकी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो।
आज इतना ही। बाल विकास का, वृद्धि और विकास का आपका ये पहला सेशन था। आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक निश्चित रूप से दीजिएगा। आप मेरे साथ में बाल विकास की इस कक्षा के साथ में अगर आप लगातार जुड़े रहते हो तो रीट और फर्स्ट ग्रेड इन दोनों के अंदर आपको 30 में से 28 या 29, 30 से 30 नंबर है वो मैं दिलाने का आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।